हेलो दोस्तों, मेरा नाम JS मल्होत्रा है। आज की अमेंडमेंट्स वाली वीडियो में स्वागत है। आज हम करेंगे पीजीबीपी की अमेंडमेंट्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना, तो पीजीबीपी की अमेंडमेंट्स। और फिर से मैं बता दूं, ये वीडियो सीए, सीएस एंड सीएम में सारे स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है, जो भी बच्चे मई और जून 21 अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। तो मैं बहुत अर्ली स्टेज पर ये अमेंडमेंट्स डालना स्टार्ट कर दिया था मैंने, और आप लोग देख सकते हैं ये डायरेक्ट अमेंडमेंट्स लेक्चर नंबर 6 है, यानी डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट से रिलेटेड टॉपिक वाइज जो मैंने अमेंडमेंट्स डाले थे वो तकरीबन अब 5 अमेंडमेंट्स में डाल चुका हूँ। ये 6th अमेंडमेंट है। इसके बाद कैपिटल गेन का भी मैं डालूंगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ 10 से 15 मिनट लूंगा मैं आपके, और मैं आपको पीजीबीपी के अमेंडमेंट्स फटाफट बता देता हूँ क्या क्या बजटरी अमेंडमेंट्स हैं जो फाइनेंस एक्ट 2020 में आए थे। तो आओ जरा देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 32AD। बेटा देखो, अब ये कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स मैंने क्या किया, मैंने फाइनेंस एक्ट 2020 वाले अमेंडमेंट्स जो हैं वो तो लिखे ही इसके अंदर, इसके साथ साथ वो चीज़ें जो अब सेक्शन इनएक्टिव हो गए मैंने उसके बारे में भी मेंशन कर दिया। मैं आपको बता देता हूं, सेक्शन 32AD के नाम आपने सुना होगा, 32AD के बारे में पढ़ा होगा। इन्वेस्टमेंट अलाउंस के बारे में इन द बैकवर्ड एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना। इन्वेस्टमेंट अलाउंस इन बैकवर्ड एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना एंड बिहार। याद आ रहा है आप लोगों को? इसके साथ साथ इन्हीं एरियाज पे एडिशनल डिप्रिसिएशन भी मिलता था 35% का इन द अबव केसेस। बट अब वो सेक्शन जो है अब आने वाले साल में, यानी इस साल में, जो अगर आप 2021 की बात करें, प्रीवियस ईयर 2020-21 असेसमेंट ईयर 21-22, तो अब से वो एप्लीकेबल नहीं होता है। क्योंकि अगर आप लोगों को याद होगा तो उसके अंदर ये बात लिखी जाती थी कि आपको जो बिजनेस है वो सेटअप करना है। दोनों के अंदर ये बात लिखी जाती थी कि आपको बिजनेस जो सेटअप करना है उसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2020 है, और बिजनेस सेटअप करने के लिए भी डेट डाली जाती थी। और कहा जाता था कि अगर आप मशीनरी परचेज और पुट टू यूज इसी डेट तक कर लोगे, मशीनरी को पुट टू यूज इसी डेट तक कर लोगे, तो ही हम आपको डिडक्शन देंगे। हाँ, अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट अलाउंस, तो यहां पर इंस्टॉलेशन वर्ड यूज किया जाता था, अगर आपको याद हो, और यहां पर वर्ड पुट टू यूज किया जाता था। पुट टू यूज भी 31 मार्च 2020 से पहले होना चाहिए, तभी हम उन लोगों को एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे। और इन्वेस्टमेंट अलाउंस में ये बोला जाता था कि मशीनरी जो है एक्वायर्ड और इंस्टॉल्ड होनी चाहिए 31 मार्च 2020 तक, तो हम उनको 15% की इन्वेस्टमेंट अलाउंस का बेनिफिट देंगे। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने ये सेक्शन अगर आप लोगों ने देखा है तो इसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2020 थी, तो इसीलिए मैं ये समझूंगा कि आने वाले पॉइंट्स के लिए, अब ये आने वाले सालों के लिए रिलेवेंट नहीं रह जाता। 31 मार्च 2020 फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन, तो ये लास्ट डेट थी, और अभी तक इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस पे अभी कोई चेंजेस नहीं है, और 31 मार्च ही लास्ट डेट है। तो अब एडिशनल डिप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट अलाउंस की बातें हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिशनल डिप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट अलाउंस अभी नहीं मिलेगा। चलो, ये एडिशनल डिप्रिसिएशन सिर्फ 35% वाले की बात कर रहा हूं, 20% एज इट इज, 20% एज इट इज। ठीक है, जो चल रहा है वो दूसरे एरियाज के लिए, जो बाकी एरियाज के लिए। बाकी एरियाज क्या, और अगर इन्हीं एरियाज में आपने मशीनरी खरीदी है तो यहाँ पर, और अगर आप इस साल से खरीद रहे हो, तो आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन 35 की जगह पे 20% अवेलेबल होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 35 साइंटिफिक रिसर्च है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ये। फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स 100% डिडक्शन इज अलाउड इन ईच एंड एवरी केस। मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिख दी है, मैंने बहुत ही सिंपल से भाषा में लिख दिया है, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं, ये अमेंडमेंट अगेन नहीं है, ये बात बहुत पहले लिख दी गई थी कि इस साल से, यानी 2020-21 से कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो खत्म हो जाएंगी। असेसमेंट ईयर 21-22 से कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो खत्म हो जाएंगी, जो डिडक्शन है 150% वाली, वो 100% में आ जाएगी। तो ये बात मैंने कही थी। ये वाली बात अगर आपने देखा हो तो बुक्स में भी आपको गिवन होंगी, और यही बात मैं यहाँ पर दोहरा रहा हूँ, क्योंकि अब आ चुका है बच्चों फाइनेंस एक्ट 2020। और अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर 2021, तो प्रीवियस ईयर 2021 को देखते हुए चलें तो 100% डिडक्शन इज नाउ अलाउड इन ईच एंड एवरी केस। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप नेशनल लैब को देते हो, कंट्रीब्यूट करते हो, या फिर आप साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन में देते हो, चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए देते हो, चाहे आप सोशल साइंस के लिए देते हो, आप लोगों ने कहीं ना कहीं साइंटिफिक रिसर्च के लिए 150% पढ़ा था, नेशनल लैब के लिए 150% पढ़ा था। अब बेटा 150% का क्लॉज खत्म हो गया है और मैक्सिमम डिडक्शन ही 100% होगी। तो अब बस आपको ये बात याद रखनी है, चाहे आप
कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स करते हो या फिर आप इन हाउस रिसर्च का काम करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही केसेस में सेम आंसर रहेगा, यानी 100%। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने अपने आंसर्स को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ सेक्शन 35(2)(a)(b) वेटेड डिडक्शन जो है, वेटेड डिडक्शन होती थी बेटा, इसके अंदर बताया जाता था, अगर आपको याद हो, बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप काम करते हो, बायोटेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, या फिर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हो विच इज नोटिफाइड बाय सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो ये बताया जाता था यहाँ पर 150% की वेटेड डिडक्शन मिलती थी आपको पीएनएल अकाउंट पे। आप 150% ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते थे, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। अगर आपको याद आ रहा हो, लैंड पे तो मिलती नहीं है, बिल्डिंग पे 100% मिलेगी, बट यहां पर अब से 21-22 से अगर हम बात करें तो इस वाले पॉइंट में भी क्लियरली कह दिया गया है कि मैक्सिमम 100% ही मिलेगी। इज दैट क्लियर बच्चों? इसके अलावा सर बजटरी अमेंडमेंट बता दो, तो बेटा एक अमेंडमेंट ये है कि ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2020 से 1 अक्टूबर 2020 से जो भी एग्जिस्टिंग रिसर्च एसोसिएशंस होंगी उनको गवर्नमेंट ने कह दिया अप्रूवल लेना जरूरी है, फिर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, अप्लाई करना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को पास जाके आपको एक प्रिस्क्राइब फॉर्म भरना होगा, और वो उसके लिए भी तारीख दे दी इन्होंने, बिफोर 31 दिसंबर 2020, यानी बिफोर 31 दिसंबर 2020 ये वो लास्ट डेट होगी जिस डेट तक इनको गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा, कि प्रिस्क्राइब फॉर्म भरना होगा और अप्रूवल लेना होगा कि हम लोग एक नोटिफाइड रिसर्च एसोसिएशन हैं या फिर हम लोग नोटिफाइड रिसर्च कंपनी हैं। ओके, इसके अलावा जितनी भी ऑब्वियसली जो नई फर्म्स होंगी उनके लिए भी अप्रूवल तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, तो ये एग्जिस्टिंग वालों के लिए बोल दिया गया कि अब हम लोगों ने फिर से अप्रूवल लेने के लिए बोला है, क्योंकि एग्जिस्टिंग वाले कब पास हुए थे, किससे पास किया था, इसलिए गवर्नमेंट उस बात को इग्नोर करते हुए चल रहा है और कह रहा है अभी फिर से अप्रूवल लो। ठीक है जी, ये बात ध्यान रख ली। इसके बाद ऑल न्यू एंड एग्जिस्टिंग आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ स्टेटमेंट टू प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटीज। कहता है जितनी भी आप लोग डोनेशन रिसीव करते हो, जो भी आप रिसीव करते हो वो पूरी स्टेटमेंट चाहिए, डोनेशन का चिट्ठा चाहिए हमें। ये डोनेशन की बात कर रहा है, प्लीज किसकी बात कर रहा है? डोनेशन की। डोनेशन की स्टेटमेंट चाहिए कि किस ऑर्गेनाइजेशन से कितनी स्टेटमेंट मिली है, और ये आप इनकम टैक्स अथॉरिटीज को बताओगे। पहले ये बात नहीं लिखी जाती थी, अब से कंपलसरी कर दिया है, तो भैया दिक्कत तो होगी, है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेक्शन 35(a)(d) स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस की बात करें तो बेटा इस स्पेसिफाइड बिजनेस में एक पॉइंट ऐड कर दिया गया और ये बोल दिया गया कि अब से 35(a)(d) सबके लिए ऑप्शन है। पहले क्या बोला जाता था, स्पेसिफाइड बिजनेस जो भी काम कर रहा है उनको हम लोग 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन दे देंगे, ये बात तो बोलते ही थे। तो हम लोग वहां पर कंपल्सरली ये सोच के चलते थे कि जो भी स्पेसिफाइड बिजनेस खोल रहा है, होटल बिजनेस खोल रहे हैं या फिर कोई भी बिजनेस खोल रहे हैं, तो आपको 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, 35(a)(d) में ये एक नया लाइन डाल दी गई, ये कर दिया गया ऑप्शनल। अब ऑप्शनल का मतलब क्या है? असेसी चाहे तो इस सेक्शन का बेनिफिट ले, अगर नहीं चाहता है तो वो नॉर्मल तरीके से डिडक्शंस ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीएनएल अकाउंट में बाकी जितने खर्चे होते हैं उसको तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे डालेगा ही डालेगा, यस या नो। तो 35(a)(d) के ऊपर एक ये पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में बात की जा रही है सेक्शन 35(d) में, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर आपको याद आ रहा हो तो मैं आपको कुछ याद कराता हूं। उसमें बताया जाता था प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो भी कंपनी इंकर करती है उस पर डिडक्शन मिलती है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दोस्तों, और उसमें कंपनी हो तो क्या रखा जाता था? स्टेप 1 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर अमाउंट को कंपेयर करते हैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड के साथ विच एवर इज लेस, अगर आपको याद आ रहा हो, और फिर जो अमाउंट आता था उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में बांट देते थे। इफ असेसी इज अ पर्सन अदर देन कंपनी, अमेंडमेंट क्या है? अदर देन अगर आप कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, यानी एक इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कोई भी, देन deduction under 35(d) is not admissible unless accounts are audited। इसका मतलब क्या है कि ऑडिट करवाना मैंडेटरी कर दिया है कि भैया अगर आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की डिडक्शन चाहिए ना तो ऑडिट मैंडेटरी है। पहले ये कंडीशंस में नहीं लिखा होता था, अगर आप ध्यान से देखो अब इसे ये कंडीशंस के अंदर ऐड हो जाएगा कि ऑडिट करवानी जरूरी है। चलो ठीक है जी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की डिडक्शन चाहिए, ऑडिट करवानी मैंडेटरी है। ठीक इसी तरीके से एक सेक्शन होता है 35(e) प्रोस्पेक्टिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। सीए इंटरमीडिएट के कोर्स में नहीं है बट बाकी स्टूडेंट्स के कोर्स में है, सीएस एंड सीएमए स्टूडेंट्स के कोर्स में है। 35(e) की बात करें तो बेटा ऑडिट इज मैंडेटरी, यही पॉइंट इसके अंदर भी ऐड कर दिया गया। इज दैट क्लियर? हाँ, सीए फाइनल के कोर्स में है, ये सीए फाइनल के तो कोर्स में है ये सब, बाकी सब प्रोफेशनल लेवल पे तो आपको सब कुछ पढ़ना ही है।
नेक्स्ट सेक्शन 43(5). बच्चों सेक्शन 43(5) में क्या लिखा गया है मैं आपको बता देता हूं। स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया गया है कि स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, उसका मीनिंग बताया गया। अब स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस के मीनिंग में वर्ड्स यूज किए गए थे रिकॉग्नाइज एसोसिएशन। अब उन वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से, क्योंकि वो बात ही स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस की कर रहा है। तो स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस में रिकॉग्नाइज एसोसिएशन की जगह पे वर्ड क्या यूज करना चाहिए, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। तो उन्होंने क्लियर कर दिया दैट दिस सेक्शन हैज बीन अमेंडेड सो एज टू सब्स्टिट्यूट द वर्ड्स रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज फॉर द वर्ड रिकॉग्नाइज एसोसिएशन। तो जहां जहां पर भी रिकॉग्नाइज एसोसिएशन उस डेफिनेशन में लिखा हुआ है, उसकी जगह पे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ऐड कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 43(CA) upward revision of safe harbor limit. Now what is upward safe harbor limit? एक्चुअल में अगर आपको याद हो बच्चों 43(CA) में हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बारे में बात करते थे। अगर आपको याद हो तो हम लोग ये कहते थे कि कल को कोई भी अगर मैंने एसेट को बेचा, कैपिटल एसेट को बेचा, बिल्डिंग को बेचा, तो हम उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के साथ उसको कंपेयर करते थे कि मान लो मैंने उसको 1 करोड़ का बेचा और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो मतलब उसका 1 करोड़ का बेचा और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो है मान लो 1,30,00,000 रुपए। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या वो जो डिफरेंस है वो 10% से ज्यादा है या नहीं। क्योंकि अगर तो डिफरेंस 10% से ज्यादा है कि आप किसी को बेचना 130 लाख का था यानी 1,30,00,000 का था, सेफ मतलब आप ये बता रहे हो कि गवर्नमेंट की नजरों में व्हाइट मनी जो उसकी प्रॉपर्टी की एक्चुअल में वैल्यू बनती है वो 1,30,00,000 बनती है, बट आप 1 करोड़ में बेच रहे हो। ऐसे कैसे हो सकता है? तो गवर्नमेंट कहता है कि ऐसे केस में ना हम आपके लिए लिमिट सेट कर देते हैं। उन्होंने एक लिमिट सेट कर दी थी अर्लियर, अगर आपको याद हो तो यहां 110% की जगह पर 105% होता था पहले अर्लियर, अब नहीं होता। ठीक है, ये पहले वाला पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने बोला था कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और वो जो सेल कंसिडरेशन है उसमें जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम 5% का होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज दिक्कत है। इसका मतलब है कि अगर कंसिडरेशन का, यानी मैंने कितने का कंसिडरेशन बोला, 1 करोड़, 1 करोड़ का 10% कितना होता है, 10 लाख, यानी जो डिफरेंस है वो अगर 10 लाख रुपए तक का होता तो हम 1 करोड़ रुपए को सेल कंसिडरेशन मान लेते। बट क्योंकि जो डिफरेंस है वो अगर 10 लाख से ज्यादा का है, 10% से ज्यादा का है, तो ऐसे केस में हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही सेल कंसिडरेशन मानेंगे। समझ में आ गई बात? पहले ये 105% होता था, अब 110% हो गया है। आओ देखो जरा क्या लिखा है, वेयर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड 110% ऑफ द कंसिडरेशन। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 110% नहीं बनती है, वो 110% तक नहीं बनती है, देन द कंसिडरेशन सो रिसीव, जो भी कंसिडरेशन रिसीव होगा। हालांकि हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि कंसिडरेशन या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर लेते हैं। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर ज्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी चाहिए, बट वहां पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं लेंगे जहां पर जो डिफरेंस है दोनों का वो 10% से कम है। द कंसिडरेशन सो रिसीव्ड शेल बी डीम टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कह रहे कंसिडरेशन को ही हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे। क्यों? क्योंकि जो उसका जो टोटल डिफरेंस है वो 10% ऑफ कंसिडरेशन से कम है। समझ में आ गई बात? चलो, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 9971975529 मेरा फ़ोन नंबर है, आप लोग इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हालांकि डिस्क्रिप्शन पे तो दिया ही हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 44AB कंपल्सरी ऑडिट। जी हाँ, इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, मैं बता देता हूँ। इन ऑर्डर टू रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन ऑन SME, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। दोस्तों कह रहा है द थ्रेशोल्ड लिमिट हैज बीन रिवाइज्ड टू इंक्रीज इट इफ अ पर्सन कैरिंग बिजनेस फ्रॉम 1 करोड़ टू 5 करोड़। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, गवर्नमेंट ने टैक्स ऑडिट के लिए लिमिट कर दी गई है रिवाइज। तो अगर आपके दिमाग में आ रहा है सर ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है, हमारा काम कम कर दिया, तो भैया CA स्टूडेंट्स इतना समझ लो कि 1 करोड़ से 5 करोड़ जरूर कर दिया गया है, बट उसके साथ कुछ कंडीशंस हैं। तो वो क्या कंडीशंस है वो भी मैं पढ़ने वाला हूं। हाँ, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत मोटिवेशन की जरूरत थी। 1 करोड़ पे ऑडिट कराना बहुत मुश्किल टास्क था कि 1 करोड़ का टर्नओवर होता है, कंपनी गवर्नमेंट कहती है ऑडिट करवाओ, तो वो उसके लिए ऑडिट वाला जो कंप्लायंस फीस होती थी, बर्डन होता था उनके ऊपर, पैसे देने पड़ते थे ऑडिटर को, तो अब वो नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि अब लिमिट 5 करोड़ कर दी गई है। बट इफ फॉलोइंग 2 कंडीशन सेटिस्फाइज। इसका मतलब क्या है? कहता है अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब 5 करोड़ की लिमिट है, अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी तो 5 करोड़ की लिमिट नहीं है। मेरी बात को समझ गए? फिर से सुनो, मैंने बोला ये जो 2 कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस क्या हैं मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 2 कंडीशंस हैं, अगर इन 2 कंडीशंस को आप कंप्लीट कर लेते हो, पूरा कर लेते हो,
तो ही वो 5 करोड़ की लिमिट देखेंगे, अदरवाइज आपके लिए 1 करोड़ की ही लिमिट है। इज दैट क्लियर बच्चों? चलो, हिज एग्रीगेट ऑफ ऑल द रिसीट्स इन द कैश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द सच रिसीट। क्या मतलब है कि जो भी उसकी रिसीट्स हैं, जो भी उसकी टोटल रिसीट्स हैं, जो भी उसको पैसा आता है, कलेक्शंस आती हैं, वो कैश रिसिप्ट 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 5%। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, यहां पर एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि मान लो आपके पास, चलो मैं एग्जांपल यहां लिखता हूं, यहां पर मान लो आपके पास टोटल जो रिसीट्स आई हैं वो करीब 2 करोड़ रुपए की आई हैं। 2 करोड़ रुपए की सेल हुई है आपको, ठीक है। और वो कह रहा है कि जो कैश रिसीट्स हैं वो 5% ऑफ द टोटल रिसीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है उन्होंने रिसीट्स की लिमिट सेट कर दी है। 2 करोड़ का 5% मीन्स 10 लाख रुपए। यानी अगर आपका कैश में 10 लाख रुपए तक का काम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कैश में, ठीक है, यानी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से बाकी का पैसा, मतलब अगर ये चीज है तो आपके लिए ऑडिट नहीं मैंडेटरी। क्यों? क्योंकि 5 करोड़ रुपए तक की लिमिट है आप लोगों के लिए। बट अगर आपका जो कैश है वो कैश इस 5% ऑफ द टोटल रिसीट से ज्यादा है, इसका मतलब है मान लो आपकी कैश रिसीट होती 20 लाख, ठीक है, तो आपको ऑडिट करवानी मैंडेटरी हो जाती दोस्तों। पता है क्यों? क्योंकि आपके लिए टर्नओवर की लिमिट क्या होती तब? 1 करोड़। तब आपके लिए लिमिट 5 करोड़ नहीं होती है। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ गए सब लोग? बिल्कुल। सेल्स अगर 2 करोड़ रुपए तक की है तो आपको ऑडिट नहीं करानी क्योंकि लिमिट 5 करोड़ हो गई है। बिल्कुल सही बात है, बट उसके लिए कुछ कंडीशन है। और वो कंडीशन क्या है कि आपकी जो एग्रीगेट रिसीट्स हैं उसका 5% कैश रिसीट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई ना बात? बिल्कुल सही बात है। तो क्लियर हो गया? चलो ठीक है। हाँ, इसके अलावा अभी दूसरी कंडीशन भी है जो साथ ही में अटैच्ड है, और वो क्या है? हिज एग्रीगेट ऑफ ऑल द पेमेंट्स इन कैश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ सच पेमेंट। लो जी, तो पेमेंट्स भी 5% से ज्यादा की कैश में नहीं होनी चाहिए और रिसीट्स भी कैश में नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली कैश को डिस्करेज किया जा रहा है सिंपली ताकि गवर्नमेंट टैक्स ले सके, क्योंकि बहुत सारे लोग कैश को यूज करते हैं, ब्लैक मनी आ जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं? टैक्स से बच जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपको ऑडिट नहीं करवानी, आप ऑडिट से बचना चाहते हो, तो आप कैश रिसीट्स जो हैं वो आपकी कम होनी चाहिए। वो आपकी कैश रिसीट्स कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 5% ऑफ द टोटल रिसीट्स। और पेमेंट्स कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 5% ऑफ द टोटल पेमेंट्स उतनी कैश में होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुई तो आपके लिए लिमिट 1 करोड़ है। इससे कम रही तो हम लोग आपको 5 करोड़ की ऑडिट लिमिट देंगे। समझ में आ गई बात? चलो, बात समझ में आ गई है आई होप। बट हाँ, दोनों कंडीशंस फॉलो करनी जरूरी है। चलो, ड्यू डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। दोस्तों, आपको पता है ऑडिट रिपोर्ट की सबमिट करने की जो ड्यू डेट होती थी पहले, अगर मैं अर्लियर की बात करूं, पुराने टाइम की बात करूं, तो ऑडिट रिपोर्ट जो है वो रिटर्न के साथ सबमिट करनी होती थी। उसकी जो ड्यू डेट होती थी वो 30 सितंबर होती थी, क्योंकि रिटर्न की ड्यू डेट 30 सितंबर होती थी। रिटर्न अगर 30 सितंबर को सबमिट करेंगे असेसमेंट ईयर के, तो ऑडिट रिपोर्ट भी उसी टाइम पर सबमिट करना पड़ता था दोस्तों। बट अब इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है और गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अब से जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, पहली बात, रिटर्न की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। वो 30 सितंबर नहीं रही। अब 30 सितंबर की डेट की जगह पर रिटर्न डेट हैज आल्सो बीन एक्सटेंडेड फॉर एवरी एसएससी हुज ऑडिट इज मैंडेटरी। उनके लिए क्या डेट कर दी है? 31 अक्टूबर दोस्तों। 31 अक्टूबर, जो कि पहले 30 सितंबर होता था, अब 31 अक्टूबर हो गई है। इसके साथ साथ अब उन्होंने ये नहीं बोला है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट साथ में दो। उन्होंने कहा कि आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 1 महीना पहले दो, 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1). जी हाँ, 139(1) की तो ड्यू डेट होती है। 139(1) में एक और ड्यू डेट होती थी, अगर आपको याद हो, 31 जुलाई। वो इंडिविजुअल्स के लिए होती थी, उनके लिए जिनकी ऑडिट मैंडेटरी नहीं होती। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनकी ऑडिट मैंडेटरी है। तो जिनकी ऑडिट मैंडेटरी है उनके लिए डेट 30 सितंबर की जगह 31 अक्टूबर कर दी गई है। बट गवर्नमेंट ने बोला है ऑडिट रिपोर्ट 1 महीना पहले सबमिट करना है, ठीक है। और ऑडिट रिपोर्ट जो 1 महीना पहले सबमिट करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑडिट रिपोर्ट होगा वो 30 सितंबर तक ही सबमिट करना होगा। क्यों? क्योंकि डेट रिटर्न की क्या हो गई है? 31 अक्टूबर, और 1 महीना पहले मतलब 30 सितंबर। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो
ये हैं हमारी पीजीबीपी की अमेंडमेंट्स, है ना, छोटी सी अमेंडमेंट्स थी, ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैंने फटाफट करवा दिया आपको। और इसकी पीडीएफ चाहिए, और इससे रिलेटेड इसकी जितनी भी मैंने आपको पीडीएफ अब तक तैयार कर दी है वो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी दोस्तों। ये इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया है कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरी अमेंडमेंट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आप लोग मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए अलग है, सीएस एग्जीक्यूटिव वालों के लिए अलग है, सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए अलग है। तो आप लोग तीनों जैसे जो भी आप कोर्स कर रहे हो उस कोर्स से रिलेटेड उस चैनल को ज्वाइन करेंगे और मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन।